लिबरलिज्म और रियलिज्म प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम नहीं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समस्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समस्या नेशन स्टेट्स के सामने पीस की है। कैसे शांति की स्थापना की जाए, ये महत्वपूर्ण है। पर हमारे जो यथार्थवादी और उदारवादी विचारक हैं, वो इस समस्या को हल नहीं करते। वे केवल जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको जस्टिफाई करते हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंसी, राज्यों की आपस में जो अंतर्निर्भरता है, वो राज्यों को लाभ पहुंचाती है, सभी राज्यों को। जैसा कि हम लोगों ने डिपेंडेंसी थ्योरी में, अंतर्निर्भरता सिद्धांत में देखा भी था। लेकिन हमने ये भी देखा था कि डिपेंडेंसी के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों को लाभ हो। हमने देखा था कि कोर कंट्रीज को लाभ है, लेकिन पेरिफेरल कंट्रीज को इसमें कहीं कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या पूंजीवाद से सबको लाभ हुआ था, या क्या ग्लोबलाइजेशन का, भूमंडलीकरण का सबको समान रूप से लाभ हुआ, या जो भी बेनिफिट्स हैं क्या वो सबके लिए समान थे? तो यथार्थवाद और उदारवाद, इन दोनों ही थ्योरीज की आलोचना के रूप में कुछ नए विचारकों का जन्म होता है। और 1923 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक शहर में ये थॉट एक स्कूल के रूप में स्थापित हो जाता है। जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था कि नाजीइज्म के आने के बाद और हिटलर के आगमन के पश्चात फ्रैंकफर्ट स्कूल के ज्यादातर विचारक अमेरिका चले जाते हैं और वहां जाकर वे अपने विचारों को प्रदान करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो अभी तक एस्टैब्लिश्ड सिद्धांत थे उनकी आलोचना की गई थी। और ये बताने की कोशिश की गई थी कि थ्योरी को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होना चाहिए। इट शुड बी पर्पसिव। इसमें ह्यूमन बीइंग्स की बात करनी चाहिए, इसमें वैल्यूज की बात आनी चाहिए, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात आनी चाहिए। तो इस तरीके की सारी बातें फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो विचारक थे उनके द्वारा कही गई। इन्हें हम नियो मार्क्सिस्ट भी कह सकते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल का आधार ग्राम्शी के विचारों में देखा जा सकता है, जिन्होंने सहमति के सिद्धांत की बात कही थी, या कल्चरल हेजिमोनी की बात करते हैं। यानी ग्राम्शी का कहना था कि जो पश्चिमी देश है, जो वेस्टर्न सिस्टम्स हैं, डेमोक्रेसीज हैं, उनके द्वारा कल्चरल हेजिमोनी स्थापित करके कंसेंट के माध्यम से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। यानी पहले जो नियंत्रण होता था वो युद्ध से होता था, वॉर से होता था, लेकिन आज युद्ध का प्रयोग नहीं करके, बल्कि एक नैरेटिव क्रिएट करके, एक आइडिया क्रिएट करके उसके माध्यम से शासन किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर अमेरिका के द्वारा ये प्रोपोगेट किया गया कि वेस्टर्न सिस्टम ही सही है, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म, ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इज द राइट सिस्टम, यही व्यवस्था उचित है और इसलिए अन्य देशों को भी यह व्यवस्था अपना लेनी चाहिए। अब बाकी देश इस बात को स्वीकार करते हैं, क्यों? क्योंकि
कम्युनिज्म का एंड हो जाता है। जो देश कम्युनिज्म को जिन्होंने अडॉप्ट भी किया हुआ था, वे भी कम्युनिज्म को छोड़ के डेमोक्रेसी को अपना लेते हैं। यूएसएसआर ने ही अपना लिया, रूस ने अपना लिया, तो बाकी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी इसको अपनाने लगती हैं। और इस तरीके से एक सहमति के माध्यम से, किसी को मजबूर युद्ध के द्वारा नहीं किया जा रहा है, लेकिन आइडिया का जो एक उन पर स्थापित कर दिया जा रहा है आइडिया को, उसके माध्यम से राज्यों को मजबूर किया जा रहा है कि वो सहमत हो जाएं कि वे डेमोक्रेसी को स्वीकार करेंगे। एक बहुत आम उदाहरण इस सिलसिले में आपको मैं देना चाहूंगी कि हमारे अंदर सुंदरता की जो एक डेफिनेशन बनी हुई है वो क्या है कि जो फेयर स्किन है, जो गोरा है, वो सुंदर है। और नतीजा क्या है कि हमको जो भी वाइट है, जब हम वाइट स्किन को देखते हैं तो हम उसको अपने आप स्वतः उसको हम सुंदर मान लेते हैं। क्यों, किसने किया ये? जो फेयर एंड लवली और इस तरीके की जो क्रीम्स हैं, उनको बनाने वाली कंपनीज ने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया और हमारे सामने सुंदरता का एक मापदंड रख दिया कि यही जो वाइटनेस है वो आपको सुंदर बनाएगी। और उसके बाद हम इन क्रीम्स को खरीदते हैं और ये सोचते हैं कि वास्तव में ये हम खुद कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से इस काम को कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। हमारी इच्छा को मोल्ड कर दिया गया। आज ही मैं पढ़ रही थी कि प्रियंका चोपड़ा ने ये बात कही कि कभी वो क्रीम और टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करती थी क्योंकि उनको लगता था कि डार्क स्किन सुंदर नहीं है, उनको गोरा दिखना चाहिए। तो हम सभी आम आदमी हो या फिल्म स्टार्स हो, वो गोरा दिखना चाहते हैं। तो ये एक क्रिएशन है और इस क्रिएशन को हमने स्वीकार कर लिया और आज हम क्रीम लगाकर ये सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं, बट इनफैक्ट हमको मजबूर कर दिया गया है कि गोरा ही सुंदर है और इसलिए हमें गोरा दिखना चाहिए। तो ये उदाहरण बहुत आसान भाषा में है जो जिससे आप सहमति की बात को समझ सकते हैं कि राज्य किस तरीके से उन नैरेटिव्स को स्वीकार कर लेते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा क्रिएट किए गए, या जो एक तय कर दिया गया कल्चरल हेजीमोनी के द्वारा कि हमारा कल्चर अच्छा है, हमारा फूड अच्छा है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे अमेरिकन जो कंपनीज हैं, चाहे केएफसी हो, चाहे मैकडोनल्ड हो, पिज्जा हट हो, ये आज हमारे यहाँ मौजूद है और हम उस खाने को बहुत अच्छा मानते हैं। तो ये कल्चरल हेजीमोनी का कि हमारा रहन सहन ऐसा है, हमारे कपड़े लगते इस तरीके के हैं और इसको बाकी लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए क्योंकि दिस इज गुड, एंड बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ गुड इज गिवन बाय अ सर्टेन कंट्री जो अपने तौर तरीकों को जस्टिफाई कर रहा है। और ग्रेजुअली क्या होता है, बाकी देश भी ये मानते हुए कि ये एक डेवलप्ड कंट्री का तरीका है रहने का और इसे अडॉप्ट करने में ही हमें फायदा है। तो वो चाहे आर्थिक स्तर पर हो, डॉलर में ही सारा व्यापार होता है, चाहे वो विचारधारा की दृष्टि से हो, वो कल्चर की दृष्टि से हो, वो खान पान की दृष्टि से हो, वो रहन सहन की दृष्टि से हो, राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से हो, एजुकेशन की दृष्टि से हो, हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि एक ही व्यवस्था बड़ी अच्छी है जो कि अमेरिकन व्यवस्था है। तो ये जो कल्चरल हेजेमनी का सिद्धांत है वो ग्रामशी के द्वारा दिया गया है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो विचारक हैं वो ग्रामशी से आधार पाते हैं और उसके विचारों से प्रेरित होकर
भी अपनी बात को कहते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों को हम नियो मार्क्सिस्ट भी कह सकते हैं और इनमें हम मुख्य रूप से हैबरमास को रख सकते हैं और उसके साथ ही साथ इसके साथ ही हरकाइमर को भी हम फ्रैंकफर्ट स्कूल में रख सकते हैं। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो विचारक थे वे बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स जब वो जर्मनी छोड़कर गए तो दे शिफ्टेड टू अमेरिका, शिकागो यूनिवर्सिटी में वो गए और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो वापस जर्मनी पहुंच गए। इंटरनेशनल थ्योरी में जब हम नियो मार्क्सिज्म की बात करते हैं, क्रिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, तो दो नामों को मुख्य रूप से लेते हैं और वो है रॉबर्ट कॉक्स और लिंक्लेयर का। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल जो ग्रामशी से प्रेरित था, ग्रामशी के कल्चरल हेजेमनी के सिद्धांत से, जिसमें सहमति की बात कही गई कि राष्ट्र अब सहमति के माध्यम से उनके ऊपर शासन किया जा रहा है कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। लेकिन जब हम फ्रैंकफर्ट स्कूल से आगे आते हैं, यानी जो क्रिटिकल थ्योरीज की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट थे उन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल की भी कहीं कहीं पर आलोचना की और उससे बियॉन्ड अपने सिद्धांत को दिया। और हम पाते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी को देने वालों ने फ्रैंकफर्ट स्कूल जो नियो मार्क्सिस्ट भी कहा गया उसकी आलोचना करते हुए कहा कि ये स्कूल या ये थॉट केवल इंडिविजुअल सोसाइटीज पर फोकस करता है और ये राज्यों के बीच में या राज्यों के मध्य में जो संबंध हैं उनको नहीं पढ़ता है, उनको इग्नोर कर देता है और इसलिए चूंकि सिर्फ इंडिविजुअल सोसाइटीज को पढ़ता है, इट कैन बी टर्म्ड एज पॉलिटिकल थ्योरी। ये एक सिद्धांत के रूप में तो देखा जा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस सिद्धांत का हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें क्या आवश्यकता है? राज्यों के बीच के संबंधों को पढ़ने की आवश्यकता है और इसलिए क्रिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी का काम क्या है कि वो फ्रैंकफर्टियन जो क्रिटिकलिज्म है उससे आगे जाए और इट शुड एग्जामिन रिलेशंस बिटवीन एंड अक्रॉस नेशनल सोसाइटीज, कि जो राष्ट्र राज्यों के बीच के संबंध हैं उनको ये जाने समझे और साथ ही साथ क्या करे कि कैसे एक ऐसे समाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा सकता है जो तार्किक हो, जो न्यायपूर्ण हो और साथ ही साथ जो डेमोक्रेटिक हो, प्रजातांत्रिक हो सभी के लिए। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से भी हमें आगे आना पड़ेगा जब हम क्रिटिकल थ्योरिस्ट की बात करते हैं। तो नाउ वी कैन सी कि फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है वो क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी का केवल एक इंस्पिरेशन है, यानी हम कह सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरिस्ट ने प्रेरणा पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार्क्स से भी प्रभावित है। तो मार्क्स से हम नियो मार्क्सिज्म या फ्रैंकफर्ट स्कूल की तरफ आते हैं और फ्रैंकफर्ट स्कूल को हमने देखा कि उन्होंने ग्रामशी से भी प्रेरणा प्राप्त की, जिन्होंने सहमति के सिद्धांत की बात कही थी, और फ्रैंकफर्ट स्कूल से प्रेरित होकर क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी दी गई। बट फॉर क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी फ्रैंकफर्ट स्कूल वाज ओनली वन इंस्पिरेशन, यानी कुछ और भी इंस्पिरेशंस थे जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट को अपना सिद्धांत देने के लिए जिन्होंने प्रेरित किया। यहाँ हम अगेन वी कैन टॉक ऑफ नियो ग्रामशियनिज्म, जो ग्रामशी के ऊपर और भी जो काम किया गया, नव ग्रामशीवाद की जो बात हुई, जिसमें
ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कही गई। साथ ही साथ जहाँ पे ये कहा गया कि ह्यूमन सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उस पर बात करने की ज़रूरत है। वी शुड फोकस ऑन ह्यूमन बीइंग्स, नॉट ओनली ऑन स्टेट्स। और साथ ही साथ एक पर्पसिव थ्योरी देने की जरूरत है। उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत कैसा होना चाहिए? जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, जो केवल प्रॉब्लम को नरेट न कर दे, जो केवल सिस्टम को लेजिटिमाइज न कर दे, जैसा कि पूर्व में किया जा रहा था। तो अब एक और हम स्टेप आगे आ जाते हैं जब हम बात करते हैं क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी की। और यहाँ पर हम कुछ नए विचारकों को देखते हैं, जिसमें रॉबर्ट कॉक्स थे, जिसमें एंड्रयू लिंकलायर थे, जिसमें माइकल फूको थे, जिसमें डेराइडा आ जाते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ फेमिनिस्ट थ्योरीज भी इसमें शामिल हैं, जिनमें हम सिंथिया एनलो का नाम ले सकते हैं या एन टिंकर का नाम ले सकते हैं। तो ऐसे नए नए विचारक थे जिन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल से बियॉन्ड जाकर अपने सिद्धांत को इंटरनेशनल थ्योरी के लिए दिया, जिसको हम क्रिटिकल इंटरनेशनल या आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के रूप में देखते हैं। जो पूर्व में हम लोगों ने वर्ड सिस्टम थ्योरी या विश्व व्यवस्था सिद्धांत पढ़ा था, या डिपेंडेंस थ्योरी पढ़ी थी, निर्भरता का सिद्धांत पढ़ा था, जिसको आगे जाकर कहा गया कि निर्भरता नहीं बल्कि अंतर्निर्भरता है, जिसको क्रिटिक किया गया और कहा गया कि ये डिपेंडेंसी थ्योरी है, नॉट इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस में तो दोनों में प्रगति होनी चाहिए, दोनों देशों में कोर और पेरिफेरल, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो आफ्टर ऑल दीज थॉट प्रोसेस, नाउ वी हैव रीच्ड क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अगले उसमें हम लोग रिचर्ड कॉक्स के सिद्धांत की बात करेंगे, जो उन्होंने क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी के अंतर्गत दिया है।